सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। प्रोग्राम में सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। करते हैं सबसे पहले पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। सबसे पहले हर रोज की तरह बात अमेरिका इजराइल ईरान जंग के बारे में करेंगे। खबर आ रही है कि ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार को जख्मी कर दिया गया है, घायल होने की खबर है अमेरिकी हमले में। कितनी सच है और कितनी इसमें अफवाह है, और भी क्या कुछ खास बातें आ रही हैं? देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर के जो सलाहकार थे और पूर्व विदेश मंत्री भी रहे, कमाल खराजी, उनका जो तेहरान में घर है वहां पर अमेरिकी हमला हुआ, उसमें उनकी पत्नी की मौत हो गई है और खराजी गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खराजी वही शख्स हैं जिनके जिनके साथ पाकिस्तान बातचीत कर रहा था। बेसिकली अमेरिका वाया पाकिस्तान के मदद से खराजी के साथ बातचीत कर रहा था, लेकिन हमला खराजी के ऊपर ही हो गया। ये देखिए, बैक चैनल से इस संपर्क की शुरुआत हुई थी और इसमें लगातार खराजी के साथ 5 राउंड की बातचीत भी हुई थी। ईरान इनडायरेक्ट बातचीत के लिए तैयार था, लेकिन यही है कि जो अमेरिकी जो डिप्लोमेसी है उसको समझने की भी जरूरत है कि आप एक तरफ तो एक एक व्यक्ति को दूत बनाकर आप उससे बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी के ऊपर ही हमला हो जाता है। हालांकि उनके पत्नी की मौत हुई है, खराजी बच गए हैं और खराजी को अस्पताल में लेके जाया गया है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने आज सुबह एक अपने देश के नाम पे एक संबोधन भी किया। इसमें उन्होंने ये दावा किया कि ईरान के ऊपर अमेरिका को जंग में जीत मिली है। 2-3 हफ्ते में ईरान पर बड़ा हमला अमेरिका करेगा, उन्होंने चेतावनी भी दी है। उनके संबोधन में कई बातें थी। उसमें उन्होंने कहा कि ईरान की मिसाइल ड्रोन क्षमता और नेवी खत्म हो चुकी है, सेना हमारे कंट्रोल में है, उनके सभी बड़े नेता मारे गए, वहां सत्ता परिवर्तन हो चुका है, ईरान में अपने 45,000 लोगों की हत्या की है, ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे, अगर समझौता नहीं हुआ तो उन्हें तबाह कर देंगे, जिन्हें होर्मुज से तेल चाहिए वे उसकी रक्षा करें, हमें उसकी जरूरत नहीं, सऊदी अरब और बहरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो ये कुछ बातें उनके भाषण की अहम रही। और तेहरान और कराज ब्रिज पर भी हमला हुआ है। तेहरान और कराज ब्रिज पर हमले के कारण बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। वो विजुअल भी वायरल हो रहा है जिसमें वो ब्रिज टूटा हुआ है। होर्मुज को लेकर ब्रिटेन में 35 देशों की बैठक हो रही है, उसमें भारत भी शामिल है और इस बैठक का जो मकसद है वो होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने की का तलाश करना है। फ्रांस के राष्ट्रपति के ऊपर आज डोनाल्ड ट्रंप का वो एक बात, जो क्लिप है वो भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति उनको उनकी बीवी पीट देती है। खैर, वो एक फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि जो ट्रंप है उनको वर्ल्ड स्टेज के ऊपर सीरियस होना चाहिए। खैर, ईंधन बचाने के लिए मलेशिया में वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है, तो मलेशिया में सीरियस क्राइसिस जो ऑयल का है वो दिखने लग गया है। अभी भी मतलब अलग-अलग किस्म के दावे इस युद्ध को लेकर किए जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात हम कह सकते हैं कि इसमें जो यूरोप में जो बैठक हो रही है जिसमें 35 मुल्क भाग लेंगे ब्रिटेन में, और उस बैठक का मकसद है कि होर्मुज स्ट्रेट को कैसे खोला जाए। उससे बहुत सारे मुल्कों के जो हित हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो वो एक 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 सबकी नज़र उस बैठक के ऊपर है कि वहाँ पर क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन आज ट्रंप ने जिस हिसाब से कहा कि भाई अपना जिनको होर्मुज से तेल चाहिए वो उसकी रक्षा करें, हमारे तरफ ना देखें, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो खैर, काफ़ी इसको लेकर, होर्मुज स्ट्रेट को लेकर काफ़ी जो दिलचस्प आज का दिन रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे आगे बढ़े तो पश्चिम बंगाल में 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर बंधक बना लिए गए। हाँ, पश्चिम बंगाल से बड़ी अजीब-अजीब खबरें आज पूरा दिन रही। वहाँ पर अमित शाह कैंप कर रहे हैं, आपको पता ही होगा। अमित शाह ने कहा कि मैं 15 दिन यहाँ बंगाल में ही हूँ और तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। ये अमित शाह ने दावा किया। अमित शाह ने इवन इस इलेक्शन को, जैसे मैंने आपको बताया कि
काफी पर्सनलाइज कर रखा है। खैर अमित शाह के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन खबर अभी इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की बता दें तो पश्चिम बंगाल में जो पूरा एसआईआर को लेकर मामला चल रहा है, उसमें 2 दिन से वहां पर बहुत तेज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बीडीओ ऑफिसों को घेरा जा रहा है, कई जगह पे आगजनी हुई है। मालदा इलाके में तो 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को ही तो इलेक्शन ऑब्जर्वर 7 इलेक्शन ऑब्जर्वरों को आज मालदा जिले में बंदी बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हो रही थी, और जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस है सूर्यकांत और जो जयमाला बागची, उनकी बेंच में सुनवाई हो रही थी। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे चलेगा तो फिर राज्य में बहुत बुरा हाल है कानून व्यवस्था का। 7 आदेश दिए हैं सीबीआई और एनआईए जैसी जो इंडिपेंडेंट एजेंसी, उससे जांच करवाने की बात कही गई है। जहां जहां जज काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, इस किस्म की चीजें कही गई हैं। तो वहां पर जो वोटें काटी गई हैं उसको लेकर काफी प्रदर्शन हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनडायरेक्टली ये भी कहा कि हमें पता है कि वहां पर दंगे कौन करवा रहा है। तो खैर क्या आपको लगता है कि हमें नहीं पता कि उपद्रवी कौन है? मैं रात 2 बजे तक हर चीज पर नजर रख रहा था, यह बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये जो बयान था ये सूर्यकांत का, ये काफी वायरल भी हुआ। तो खैर मालदा जो जिला है उसमें काफी जो गर्मा गर्मी है वो देखने को मिली है। सबसे ज्यादा वोटें भी उधर ही काटी गई हैं। अमित शाह का जैसे जिक्र कर रहे थे हम खबर की शुरुआत में, कि शाह कह रहे थे कि 15 दिन में मैं बंगाल में रहूंगा, ममता को घर में हराना है, टीएमसी को खाड़ी में फेंक देंगे। और ये जो उनका दावा है, यानी कि जो 2021 की टीस है अमित शाह के दिल में, वो साफ दिखती है। और वो कह रहे हैं कि अब की बार वो ममता बनर्जी को हरा के ही दम लेंगे। हालांकि आज कई जगह पे अमित शाह को काले झंडे दिखाए गए, और जो प्रदर्शन है, क्योंकि वो बहुत भवानीपुर के आसपास और कई जगह ऐसे इलाके थे जहां पे जो अमित शाह है उनका ठीक ठाक विरोध हुआ। अमित शाह आपको पता ही है कि अगले 15 दिन बंगाल और असम का उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। तमिलनाडु से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद बीजेपी को नहीं है। केरल में भी उनको पता है कि उनका कुछ नहीं, तो इसलिए जो बीजेपी ने अपनी जो सारी ताकत है वो पश्चिम बंगाल और असम में ही फोकस कर रखा है। उन दोनों सूबों को जो बीजेपी है वो जीतना चाहती है, और अमित शाह अगले कुछ दिन वहीं पर ही कैंप करेंगे। जी बिल्कुल। और इससे आगे बढ़े तो संसद का 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। ये किस स्थिति में बुलाया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है? देखिए, ये 3 दिन का जो स्पेशल सेशन इंडियन पार्लियामेंट का बुलाया जा रहा है, इसको लेकर कई सारे खुलासे पहले भी हुए हैं, हो रहे हैं अभी भी। और इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल कर ये आ रही है, सरकार की, हालांकि सरकार ने अभी इसको फाइनलाइज नहीं किया, सिर्फ खुलासे ही हो रहे हैं। जो इनडायरेक्ट जो सोर्सेज हैं उनसे ही, कई एमपीज, बीजेपी के एमपीज ने भी कई जगह पे खबर लीक की है कि भाई जो महिला आरक्षण है, मतलब बेसिकली वुमेन रिजर्वेशन इन इंडियन पार्लियामेंट, उसको लेकर उसका बिल पास किया जा सकता है। बेसिकली जो भारत में जो संसद है, इंडियन पार्लियामेंट है, उनमें 10% से भी कम जो महिला हैं उनका वो महिला मेंबर्स हैं। सबसे ज्यादा तो मैंने आपको कई बार बताया, अभी तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उससे सबसे ज्यादा जो है महिला सांसद आते हैं। बाकी तो किसी पार्टी में कोई बड़ा नंबर नहीं है। तो खैर अभी यही है कि जो ये स्पेशल सेशन बुलाया गया है, इसमें शायद वुमेन रिजर्वेशन इन एमपीएमएलए, उसके लिए शायद बिल पास किया जा सकता है। 33% का बिल पास किया जा सकता है। बेसिकली 16 अप्रैल से शुरू होगा और 18 अप्रैल तक चलेगा। मतलब ये कह रहे हैं कि ये बजट सेशन का ही बढ़ोतरी है, उसका ही 3 दिन का ये सेशन कहा जा रहा है। लेकिन इसमें यही है कि शायद मेरे को लगता है कि इसमें कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। जैसे एक चीज मुझे लगती है कि ये हो सकता है कि डिलिमिटेशन के ऊपर भी बात हो। डिलिमिटेशन अगर के ऊपर बात होगी और डिलिमिटेशन अगर लागू होता तो तकरीबन 816 के आसपास सीटें हो जाएंगी। अभी 543 सीटें लोकसभा की भारत में हैं। दो अलग अलग मत आ रहे हैं। एक मत ये कह रहा है कि वुमेन रिजर्वेशन को 50% तक लागू किया जा सकता है और उसका नाम दिया जा सकता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कई लोग मान रहे हैं कि सिर्फ 33% ही वुमेन रिजर्वेशन लोकसभा में दिया जाएगा। ये तो मतलब 16 तारीख को पत्ते खुलेंगे, लेकिन छन छन के खबरें यही आ रहे हैं, खुलासे यही हो रहे हैं कि ये जो स्पेशल सेशन है ये वुमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट के नाम पर ही जो बीजेपी इस कर रही है। जी। और इससे आगे बढ़े तो 12 अकाउंट और बैन किए गए हैं। एक्स ने हाई कोर्ट से क्या कहा है?
ये बड़ा अजीब है। हम भी कल भी हमने खबर में बात किया था, उसमें निमो यादव के एक पैरोडी अकाउंट के बारे में बात किया था। उसमें एक्स ने कहा था कि हमें सरकार की तरफ से कहा गया, इसलिए हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए हमने बंद किया। ये 12 अकाउंट्स जो बैन किए गए हैं, इसमें ज़्यादातर वही कॉमेडी वाले और इसी किस्म के अपन कहें कि अकाउंट हैं जो जैसे नेहरू करके है, इंडियन आर्माडा करके है, मिस्टर जेठवानी है। तो इस किस्म के अकाउंट हैं जो बेसिकली पैरोडी अकाउंट्स हैं और जो फनी कंटेंट परोसते हैं। उसमें एक्स ने आज एक हैरानीजनक बात कही है। एक्स ने कहा है कि जो सरकार की तरफ से ब्लॉकिंग का आदेश आया था और ये हम इसको ठीक नहीं मानते हैं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर था, इसलिए हमने बंद कर दिया। ये बड़ा अजीब है। एक्स ने कहा कि इस प्रकार पोस्ट लेवल ब्लॉकिंग के बजाय अकाउंट लेवल ब्लॉकिंग गलत है और यह कानून के तहत अनिवार्य सबसे कम दखल देने वाला उपाय नहीं है। तो ये और ये भी कहा है कि इस निर्णय की समीक्षा होनी चाहिए ताकि जो यूजर्स हैं, वो जो प्रभावित यूजर्स हैं, उनको उनके अकाउंट का एक्सेस दोबारा मिल सके। अब देखना होगा कि जो इंडियन कोर्ट्स हैं वो क्या फैसला सुनाते हैं, लेकिन एक्स ने बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट आज कोर्ट के सामने रखा है और कहा है कि जो उनके यूजर्स हैं उनके साथ गलत हो रहा है। जी, जी। इससे आगे बढ़ें तो अभी तक पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने लगभग लगभग विज्ञापन के ऊपर 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हाँ, ये जब आज खबर हम देख रहे थे तो हमें इसके ऊपर कोई किसी भी किस्म की हैरानी नहीं हुई। उसका रीज़न ये है कि आपको पता है कि जो मोदी की द ग्रैंड मोदी जो इमेज है, उसके पीछे कहीं न कहीं बहुत बड़े विज्ञापनों का हाथ है। नरेंद्र मोदी की जो छवि है उसको बनाने के लिए 6,000 करोड़ तो मुझे लगता है कि जो ये ऑफ़िशियल डेटा, ये तो सरकारी पैसे हैं। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो इनके दोस्त हैं, अडानी अंबानी टाइप जो सेक्शन है, उनसे जो पैसा खर्च हुआ होगा या फिर बीजेपी ने अपने लेवल पे जो पैसा खर्च किया होगा, उसका तो कोई मतलब क्या कहें, उसका तो कोई नंबर ही नहीं है। तो यही है इसमें ये जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि 11 साल के अंदर 6987 करोड़ यानी तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। औसतन हर दिन 1.5 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। 3 साल के अंदर ही मोदी सरकार ने गूगल और यूट्यूब पर अपने एडवर्टाइज़मेंट के लिए 120 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं। जबकि जो मेटा जिसमें फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम शामिल हैं, उनमें तकरीबन 25 करोड़ रुपए के आसपास जो एडवर्टाइज़मेंट पे पैसा खर्च किया है। ये दर्शाता है कि सरकार का विज्ञापन फ़ोकस पारंपरिक जो ट्रेडिशनल जो मीडियम थे, उनकी बजाय डिजिटल मीडियम्स के ऊपर तेज़ी से शिफ्ट हो रहा है। जो ये जानकारी है, ये लोकसभा में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने समाजवादी सांसद इकरा हसन और जो बाकी के जो एमपीज़ थे उनके जवाब में दी है। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2014-15 से लेकर 2024-25 तक ये डाटा दिया गया है। इसमें 2014-15 में तकरीबन 750 करोड़ 765 करोड़ रुपए और 2015 में इसे बढ़ा के 880 करोड़ रुपए कर दिया गया था। तो ये काफ़ी बड़ा बजट दिया गया है इसमें लेकिन खाली ये बजट सरकारी है, जो सरकार की तरफ से एडवर्टाइज़मेंट आती है। बीजेपी की तरफ से कितना दिया गया, कितना पैसा खर्च किया गया उनकी छवि को बनाने के लिए और कॉर्पोरेट्स जो उनके मित्र हैं, उन्होंने कितने पैसे खर्च किए हैं, इसके बारे में कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। मेरे को लगता है कि वो भी करोड़ों में होगा। वो जो डेटा होगा, वो करोड़ों में होगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पंजाब में भी यही हाल है। पंजाब में जब इस सरकार का कार्यकाल पूरा होगा तब थोड़ा पता चलेगा कि कितना चूना लगा है, कितने पैसे खर्च किए गए हैं। खैर आगे बढ़े तो ग्रामीण रोजगार योजना पर संशय खड़े हो रहे हैं। लगातार पुराने और नए कानूनों के बीच में झूलती जा रही है मनरेगा। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे काम की अलॉटमेंट होगी। बहुत सारे काम काट दिए गए हैं। जो लोग हाथों से मेहनत करके खाना चाहते हैं, उनके एक तरीके से उनके ऊपर भी हथौड़ा जला दिया है सरकार ने। हाँ, बिल्कुल, जब से मनरेगा का नाम बदला गया, जी-राम जी किया गया और उसमें ये कहा गया कि इसमें जो सूबा सरकारें हैं, वो भी अब फंड डालेंगे। उसके बाद से अपन कहें कि इस योजना में काफ़ी इसकी वजह से लोगों काफ़ी प्रभावित हुए हैं। देखिए अलग-अलग किस्म के आकलन हैं। मनरेगा में लगातार हम देख रहे हैं कि जब से ये बिल पारित किया गया, इसका नाम बदला गया है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है। अलग-अलग सूबों में अलग-अलग किस्म की
स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। अगर हम बात करें मतलब इस सारे मामले में कि जिसमें 2026-27 की को लेकर अगर बात करें या फिर 2025-26 की बात करें, तो जो 100 दिन का ग्रामीण रोजगार था वो किसी को नहीं मिला। ये हालाँकि अब ये तो दावा कर रहे हैं कि इन्होंने इसको बढ़ा दिया है और 125 दिन कर दिया है। तो जब 100 दिन का ही नहीं मिला तो 125 दिन का कैसे मिलेगा? आप देखेंगे तो 2024 और 2025 ऐसे मामले रहे जब सरकार ने कई सूबे तो ऐसे थे जहाँ पर 50 दिन भी जो काम है वो नहीं मिला। जो बजट आवंटित किया गया 2026-27 के लिए वो 30,000 करोड़ रुपए है, जो कि काफ़ी कम है। और मतलब जो लेन-देनदारियाँ हैं वही तकरीबन 10,000 करोड़ की हैं, तो ये जो बजट है इतना कम है तो अपने आप में ये सवाल तो खड़े कर ही रहा है। अब नाम बदल दिया गया है योजना का, लेकिन लोगों को नुकसान तो इससे हो ही रहा है। खाली यही नहीं है, नुकसान तो देखिए अब तो मज़दूर ही नहीं फँसे हुए कि मज़दूरों को मज़दूरी नहीं मिल रही। अब तो संकट तो किसानों के ऊपर भी होने वाला है। इसलिए होने वाला है क्योंकि अब नया आप आंकड़ा देखिए कि जो भारत में यूरिया की जो प्रोडक्शन है वो 24 लाख से घट के 18 लाख टन रह गई है। 6 लाख टन घटा है। और राज्यों को, स्टेट्स को बोला गया कि आप बिक्री पे नज़र रखिए, पर मेरे को लग रहा है कि जिस हिसाब से ये प्रोडक्शन जो यूरिया का घटा है, तो अब की बार आपको यूरिया के लिए लंबी-लंबी लाइनें किसानों की देखने को मिलेंगी। पहले भी मिलती हैं, मतलब जो अगर आप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ऐसे सूबों की तरफ देखेंगे, तो वहाँ पर हर बार ही लंबी लाइनें किसानों की होती हैं यूरिया के लिए। अब की बार भी मतलब कुछ नया नहीं होगा, लेकिन वही है कि इससे कई सवाल खड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर 20 से 30% की कमी अब की बार देखी गई यूरिया में, तो फिर यही है कि तकरीबन 25% के आसपास जो एग्रीकल्चर फील्ड हैं, जो किसान हैं, वो प्रभावित होंगे और ये काफ़ी एक बड़ा नंबर होता है। और ख़ासकर ये बताया जा रहा है कि ऐसे इलाके भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ज़्यादा इसका खतरा है कि यूरिया, डीएपी की खपत ज़्यादा होगी। तो किसान और मज़दूर दोनों ही इस समय संकट में हमें दिख रहे हैं। जी। और इससे आगे बढ़े तो एलआईसी ने सीबीआई को एक शिकायत की और कुछ केस दर्ज हुए हैं। हाँ, ये मामला अनिल अंबानी और आरकॉम का है और इसमें सीबीआई को एलआईसी ने शिकायत दी है और कहा है कि भाई आप अनिल अंबानी और आरकॉम के ऊपर आप मुकदमा दर्ज करिए। मामला क्या? मामला वही एलआईसी, आपको पता होगा, जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है भारत की। और उन्होंने कहा है कि तकरीबन 3750 करोड़, 4000 करोड़ के आसपास का जो 3800 करोड़ के आसपास जो रुपया है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और उसमें उनको सीधा नुकसान हुआ है। इसमें नए मामले दर्ज करने की बात आ रही है। तो 4500 करोड़ रुपए का जो एलआईसी को डिबेंचर खरीदने की जो धोखाधड़ी है वो पहले ही हो चुकी है। तो एक बड़ा नुकसान। अब मैं कई बार आपको बताता हूँ कि भारत के जो एलिट्स हैं, जो अमीर घराने हैं, वो बेसिकली ऐसे कोई इन्वेंशन करके अमीर नहीं हुए हैं। वो लोगों का ही पैसा और सरकारी उन्हीं का ही पैसा लूट-लूट के ही बड़े हुए हैं, ये दिख भी रहा है। उसमें यही है कि अब जैसे ये वाला मामला है, तकरीबन 3800 करोड़ का चूना एलआईसी को लगाया है अनिल अंबानी ने। तो ये 3800 करोड़ गए कहाँ पे? उसकी जेब में गए। और किसका पैसा था? ये आम लोगों का पैसा था। एलआईसी का पैसा ऐसे एलआईसी हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, एसबीआई हो, कितने ऐसे बैंक हैं जिनको ये सब चूना लगाते रहते हैं। कभी सरकार इनको ज़मीनें देती है, उस ज़मीन के ऊपर ये लोन ले लेते हैं। और बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग केस है। मैं अभी आज एक केस देख रहा था कि एक अभी हालाँकि उसमें क्योंकि बाहर पब्लिक रिपोर्ट नहीं हुई है, अभी हम लोगों ने ही उसमें एक आरटीआई फाइल की थी। तो पता लगा कि एक बड़े अमीर घराने को एक स्कूल के लिए दिल्ली में जगह अलॉट हुई थी, ठीक है? स्कूल बनाना है। उस अमीर जी। घराने ने उस लैंड को दिखा के बैंक से पैसे ले लिए और बड़े अमाउंट का लोन ले लिया, क्योंकि वो एक तो जो लैंड थी वो करोड़ों रुपए की लैंड थी और बहुत प्राइम लोकेशन पे थी। और उसके बाद ना तो स्कूल बनाया और वो जो घराने के लोग हैं वो मुकर गए हैं स्कूल बनाने से भी और बैंक को लोन चुकाने से भी। तो अब जमीन सरकारी है, सरकार ने 1 रुपए के लीज के ऊपर वो जमीन दी थी। तो बैंक भी मारा गया, सरकार भी मारी गई।
मामला देखना है कोर्ट में जाएगा। अभी इसको लेकर खुलासा नहीं हुआ, लेकिन हमारे हमारे को कुछ मजबूत दस्तावेज हाथ लगे हैं, तो हम जल्दी इसको लेकर खुलासा भी करेंगे। 5 पत्रकारों की हमारी एक टीम है जो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ऐसा ही ये केस मेरे को लगता है कि एलआईसी का है, और इसमें भी 4,000 तकरीबन 3800 करोड़ 3750 करोड़ का जो अपन कहें कि चूना लगाया गया है। जी। और खबर आ रही है कि ईरान में करीब 600 भारतीय मछुआरे फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए सरकार कुछ कर रही है? देखिए, लगातार ये खबर बन रही है, और भारत के कई लोग पहले भी फँसे हुए थे। अभी जो ये मछुआरों के 600 परिवार फँसे हुए हैं, 600 मछुआरे जो फँसे हुए हैं, उनके परिवार लगातार कह रहे हैं कि भाई हम इन लोगों को निकाला जाए। इसमें यही है कि ज़्यादातर जो ये मछुआरे हैं, तमिलनाडु के कन्याकुमारी और आस-पास के ज़िलों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये नाव लेकर वहाँ गए थे, और उसी कारण वहाँ पर वो फँस गए हैं। उनके सुरक्षा की, खाने की, दवाइयों की भारी कमी हो रखी है, और लगातार उसको लेकर बातचीत भी हो रही है। रिपोर्ट्स में अलग-अलग किस्म के दावे किए जा रहे हैं। कुछ परिवार हैं अपने रिश्तेदारों को वापस लाने के लिए कर्ज पर पैसे जुटा रहे हैं। कई लोग उनको निकालने के लिए प्राइवेट एजेंसीज़ का भी सहारा ले रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ अब वो गुहार लगा रहे हैं कि भई सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आप इन मछुआरों को निकालने के लिए कुछ करें। तो होर्मुज़ संकट ने काफ़ी मतलब प्रभावित किया है, और खाली सिर्फ़ मछुआरों के परिवार नहीं, आप लगाइए कि खाने की थाली से लेकर खाद तक, हर चीज़ आपको इस ईरान-अमेरिका युद्ध में प्रभावित दिख रही होगी। जी, बिल्कुल। और बिहार से खबर आ रही है कि पति की लिंचिंग हो गई, उसके बाद मुस्लिम महिला ने इतना सदमा अपने ऊपर ले लिया कि बच्चों के समेत उसने भी ज़हर खा लिया। ये है हमारा विश्व गुरु। बिहार के रोहतास ज़िले में की ये खबर है। इसमें एक मुस्लिम था, उसकी मॉब लिंचिंग में डेथ हो गई थी। उसकी लिंचिंग से उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे इतने दुखी थे कि उन्होंने एक साथ ज़हर खा लिया। एक हिसाब से सारा ही परिवार ख़त्म हो गया। बच्चे तो ख़ैर बहुत छोटे थे, तो एक 4 साल की बेटी थी तैयबा, 1.5 साल का बेटा था हमजाद, और वो पत्नी थी रेशमा खातून। तीनों ने ही ज़हर खा लिया। रेशमा खातून ने उनको ज़हर दिया होगा, उनको तो बेचारों को क्या पता। लेकिन अब यही है, इलाज के दौरान जो रेशमा है उनकी तो डेथ हो चुकी है, और जो दोनों बच्चे हैं उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जो उनके शौहर थे हसन रज़ा खान, उनको पीट-पीट कर मारा गया था स्टेट हाईवे के ऊपर। अभी तक मतलब जो 8 आरोपी थे उन सारों की गिरफ्तारी नहीं हुई, 3-4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, और मतलब उस परिवार में पूरे में डर का माहौल था। वो विजुअल मैंने भी देखे थे उनके शौहर हसन रज़ा के, काफ़ी डरावने थे। ख़ैर अभी डॉक्टर ने ये जानकारी दी है कि तीनों ने जो अपना स्प्रे होता है, कीटनाशक जो होता है खरपतवार मारने के लिए, वो पिया है, और इसके कारण जो हालत है दोनों बच्चों की तो गंभीर है, और रेशमा की मौत हो चुकी है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि आप जब मतलब किसी को किसी के धर्म के नाम पर लिंच कर देते हो, तो उसका असर ये नहीं होता कि सिर्फ़ उस एक आदमी पर ही पड़ता है। उसका असर पूरे समाज के ऊपर, पूरी सोसाइटी के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर पड़ता है। ये परिवार अब आप देखेंगे तो इनकी पत्नी इतने ज़्यादा सदमे में थी कि उन्होंने आत्महत्या को चुना। बहुत मतलब दुखदाई खबर है, और ये हकीकत है कि भारत में माइनॉरिटीज़ के साथ जो कुछ हो रहा है उसका असर कहीं न कहीं उनके परिवारों के ऊपर तो पड़ ही रहा है, और ये उसी किस्म की घटना आप देखिए। जी, बिल्कुल। और उधर उपनेता के ओहदे से राघव चड्ढा को हटा दिया गया, लेकिन वह जैसे वो मुद्दे उठाते हैं, उनको तो ऊपर उठाना जाना चाहिए था। वैसे भी हम कुछ समय से देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार उनसे दूरियां बना के ही बैठी हुई है। कोई उनकी हलचल पार्टी के अंदर नजर नहीं आती। देखिए, राघव चड्ढा को वैसे जो केजरीवाल हैं, वो पहले बहुत करीबी अपने मानते थे। इवन पंजाब में तो उनको नंबर 1 पंजाब का उनको इंचार्ज बना के भेजा गया था। इंचार्ज बना के भेजा गया, और उसके बाद लगातार उनके उनके हाथ में ताकत आपने देखी होगी। एक बार तो ये खबरें उड़ने लग गई थी कि भई जो पंजाब की सरकार है, वो राघव चड्ढा ही चला रहे हैं। उनको राज्यसभा सांसद भी बनाया गया। पंजाब से ही उनको 2022 में राज्यसभा भेजा गया, 2028 तक वो राज्यसभा में रहेंगे।
लेकिन ये माना जाता है कि उनके साथ उनके जो अरविंद केजरीवाल के साथ जो रिश्ते थे वो खराब होने शुरू हुए जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो नेता थे उनके ऊपर सीबीआई का डंडा चला और जब उनको जेलों में ठूसा गया। जब जेडी जो नेशनल जांच एजेंसियां हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जब वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़ी हुई थी, उनकी गिरफ्तारी हो रही थी, तब राघव चड्ढा अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड चले गए थे, दूसरे देशों में चले गए थे। उन्होंने कुछ दिन तो बहाना अपनी आंखों के ऑपरेशन के का लिया। फिर ये सवाल उठा कि भाई ऑपरेशन तो 10-15 दिन का प्रोसेस है, लेकिन वो 3 महीने तक नहीं आए। तो उससे उसके बाद एक बात ये भी आई कि उन्होंने एक किस्म की सेटिंग जो अंडरस्टैंडिंग है वो सरकार के साथ बैठाई है। जिन इश्यूज को आप कह रहे हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज उठा रहे थे, तो आप देखेंगे कि वो बहुत अर्बनाइज्ड और बहुत ऐसे जिसको बोलते हैं ना फैंसी इश्यू थे। कोई ऐसे बहुत जैसे गिग वर्कर्स का उठा दिया, मोबाइल रिचार्ज का इशू उठा दिया। अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो आम आदमी पार्टी के लिए आम आदमी के लिए तो बहुत अच्छे मुद्दे हैं, हो सकते हैं, लेकिन ये कोई ऐसे मुद्दे नहीं थे जिनसे सरकार परेशान हो रही हो। तो जैसे रिचार्ज का, मोबाइल रिचार्ज का इशू उठाया, उसमें उन्होंने सरकार को थोड़ी ना गिरा, मोबाइल कंपनियों को गिरा। स्विगी वर्कर्स, गिग वर्कर्स का उठाया तो उन्होंने उन कंपनियों को घेरा। सरकार को घेरने के ट्रैक से वो काफी पहले हट चुके थे राघव चड्ढा। और जो गंभीर असहमतियां हैं उनसे देखने को मिल रही थी। ठीक है कि अभी राघव चड्ढा के लोगों को अच्छा लग सकता है, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर आप प्योरली जो पार्टी लाइन पॉलिटिक्स है उससे अगर सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल ने इतने आगे बढ़ाया, इतना उसको आगे लेके गए, लेकिन जब पार्टी के ऊपर संकट पड़ा तो वो विदेश में भाग गया था। वहीं से ही जो डिस्ट्रस्ट है वो शुरू हुआ और डिसऑनेस्टी शुरू हुई, और बहुत ऐसी असंगतियां भी पाई गई। राघव चड्ढा जब पंजाब में 2 साल सरकार चला रहे थे, उस समय बहुत ऐसे झोल भी मिले हैं जिसमें राघव चड्ढा ने ठीक ठाक पैसे बनाए हैं। तो ये कई ऐसे मामले इकट्ठा हो रहे थे जिसके कारण राघव चड्ढा से दूरियां अरविंद केजरीवाल और बना रहे थे। बीजेपी के साथ राघव चड्ढा की एक अंडरस्टैंडिंग थी। फूलका के बाद मुझे लगता है कि एक बड़ा चेहरा बीजेपी में जाता हुआ अब आपको राघव चड्ढा ही दिखेगा। हालांकि राहुल गांधी के साथ भी उनकी जो पर्सनल बातचीत है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन पिछले 1 महीने से आप देखेंगे तो राघव चड्ढा अगर छींक भी मार दे रहे थे तो भी उसकी खबर अखबार में आ रही थी, नेशनल अखबारों में आ रही थी। वो कुछ भी बोल देते थे तो उनकी जो सोशल मीडिया पे वीडियो थी वो बहुत ज्यादा सर्कुलेट की जा रही थी, और खासकर राइट विंग जो पेजेस थे उनको बहुत ज्यादा हाइप दे रहे थे। तो उससे भी एक चीज दिख रही थी कि हाँ, उनको एक थपकी दी जा रही है, और उसी का अब देखते हैं कि आगे वो क्या डिसीजन लेते हैं। इससे पहले स्वाति मालीवाल जो राज्यसभा सांसद रही, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के ऊपर मारपीट के आरोप लगाए थे। दिल्ली चुनाव में वो आम आदमी पार्टी को हराने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया, और आपको पता ही है आज भी वो बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग में चल रही हैं। ये बड़ी त्रासदी है कि आम आदमी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, इसलिए इनके नेता कुछ बीजेपी में निकल जाएंगे, कुछ कांग्रेस में चले जाएंगे, और ऐसे ही ये पार्टी खिंड जाएगी। उसका ठीक है, आप एक पॉलिटिक्स कह रहे हैं कि हम मिडिल क्लास की एक पॉलिटिक्स करेंगे। पहले तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड आइडिया के साथ ये लोग आए थे मैदान में, फिर करप्शन का इशू और कई सारे। लेकिन आप देखेंगे 10 साल की जो इनकी यात्रा, अब तो हालांकि 13 साल हो गए, 2013 में ये पार्टी बनी थी, आज 2026 चल रहा है, तो 13 साल की इनकी अगर आप यात्रा देखेंगे तो उस क्रम में ये अपने लगभग हर स्टैंड से पीछे हट चुके हैं। जी आइडियोलॉजी लेस होने के ये नुकसान आपको दिखते हैं। बात यहाँ पर आइडियोलॉजी की नहीं है, बात यहाँ पर लॉयल्टी की है, डिस्ट्रस्ट की है। अरविंद केजरीवाल को लगा कि राघव चड्ढा उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं, और उसी की वजह से ये डिसीजन आया है। जी इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।